हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सो रिसेंटली अगर आप टू व्हीलर या फोर व्हीलर चलाते हो एंड यू वेंट टू वी ऑल नो दिस व्हाई आई एम बिल्डिंग अ स्टोरी, वी ऑल नो दिस दैट द ऑयल प्राइसेस आर राइजिंग, दे आर स्काई रॉकेटिंग। 100 रुपये लीटर, 108 रुपये लीटर, 104 रुपये लीटर। मतलब मैंने तो बहुत टाइम बाद, मैं अभी पेट्रोल पंप पे गई थी और मैंने जब पेट्रोल भरवाया तो मेरी, it's not that I'm unaware of these things, it's just like even I had to pay it and I realized कि how much we are paying for the oil prices. Then I remember the time of 90s जब पापा के पीछे स्कूटर पे बैठ के जाते थे and the oil prices were like 30 रुपये पर लीटर, 40 रुपये पर लीटर. Now I'm not saying कि इतना ही होना चाहिए कि अभी भी, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ा है, बहुत सारी चीज़ें बढ़ी है, तो डेफिनेटली इट इज़ सपोज टू इंक्रीज, बट गोइंग बियॉन्ड 100 रुपी इज़ नॉट नॉर्मल. सो आई स्टार्टेड लुकिंग इनटू कि क्या हुआ, व्हाट इज़ द रीज़न वाई द ऑयल प्राइजेज आर कंटिन्यूसली राइजिंग इवन दो द गवर्नमेंट इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग. फ्यूचर में पता नहीं करेगी, क्या हो रहा है, रीज़न क्या है एक्चुअली. तो मुझे दो चीज़ें समझ में आई कि एक तो ऑयल बॉन्ड है जो इन ऑयल प्राइसेस को हाइक रखे हुए है, और दूसरा जो एक्साइज ड्यूटी एंड वेट लगाया जाता है वो कंटिन्यूसली सरकार के द्वारा कम नहीं करा जा रहा है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा. तो ये कुछ रीजंस हैं जो ऑयल प्राइसेस को कंटिन्यूसली हाई कर रहे हैं. इवन दो अगर आपको ग्लोबल ऑयल मार्केट के अंदर प्राइसेस हो सकता है कि डिक्लाइन होते हुए दिखाई दे, बट देयर इज अ सर्टेन चांसेस कि हो सकता है इंडिया के अंदर ऑयल प्राइसेस कम ना हो. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, I'll मेक यू अंडरस्टैंड द कंप्लीट पिक्चर विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑयल बॉन्ड, और ऑयल बॉन्ड की वजह से क्यों ऑयल प्राइसेस बढ़े हुए हैं. वेल, जस्ट अंडरस्टैंड everything. Stay with me for the next 10-15 minutes. You will get a complete picture of this. So what is happening, I'll take you फ्रॉम द स्टार्टिंग. सो क्या हो रहा है कि फ्यूल प्राइसेज जो हैं वो कंटिन्यूसली अनचेंज्ड है. पिछले 18 दिनों से डीजल और पेट्रोल के प्राइसेज जो हैं वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं. तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेज जो हैं, देखो हम क्या हो रहा है, हमारा 82% का जो क्रूड ऑयल है वो हम लोग इम्पोर्ट करते हैं. तो वॉट एवर देर इज़ एन इम्पैक्ट इन द ग्लोबल मार्केट, उसका इम्पैक्ट हमको इंडिया पे भी देखने को मिलेगा, क्योंकि 82% हम वहाँ से लेके आ रहे हैं. तो पिछले 2 सप्ताह के अंदर ओपेक प्लस नेशन ने जब ये डिसीजन लिया था कि हाँ ठीक है, हम ऑयल प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेंगे और हम सप्लाई को इंक्रीज़ करेंगे, उसके बाद से ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में कंटिन्यूसली फ्लक्चुएशंस आ रहा है. इसके साथ में चाइना और यूएसए की तरफ से भी इकोनॉमिक डेटा इतना स्ट्रांग नहीं मिल रहा है. उनका भी मंडे को भी, लास्ट वाले मंडे की बात है, तो उनका भी जो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस है वो भी हल्का हो गया है. लेकिन जो बेंचमार्क बर्न्ड क्रूड ऑयल है जिसको हम यूज़ करते हैं, जिसको हम इंपोर्ट करते हैं, वो अभी भी $72 पर बैरल की है, विच इज़ अ हाई रेट. ठीक है, यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड का कंस्ट्रेंट भी है. और डोमेस्टिक डीजल और पेट्रोल प्राइसेस जो हैं वो तो मतलब ये उम्मीद करी जा रही थी कि जुलाई के अंदर प्रोबेबली ये प्राइसेस कम हो जाएंगे, एक्सपेक्टेड कम हो जाएंगे. लेकिन एक सडन राइज कर दिया गया क्रूड ऑयल प्राइसेस में, विच डिड नॉट लेट दी OMCs टू लोअर दी प्राइसेस ऑल्सो. और एट अ मोमेंट अगर मतलब आप अभी तो शायद और इंक्रीज हो गया होगा, मैंने ये 2 दिन पहले स्लाइड बनाई है. दिल्ली के अंदर 101, मुंबई के अंदर 101, 108, कोलकाता और चेन्नई के अंदर 102 पर लीटर है. सो इट इज़, जैसे मैंने बोला ना कि मतलब आई वॉज रीडिंग इट, आई वॉज अवेयर ऑफ दिस, लेकिन जब मैं खुद पेट्रोल भरवाने के लिए गई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि oh my god, it is like really, oh my god, what it has increased so much. So I read a lot about it, so I'm just going to share all my readings with you. So क्या हुआ है कि जो फ्यूल प्राइसेस हैं, अभी तक हाल फिलहाल तो ऐसी कोई लग नहीं रही है सिचुएशन की सरकार उसको कम करने के लिए सोच रही है क्या, क्योंकि 2 चीज़ें लग रही है. एक तो इस पर एक्साइज ड्यूटी लग रही है पेट्रोल एंड डीजल पे, और ये एक्साइज ड्यूटी सरकार बोल रही है कि हम जो ये कोविड में वैक्सीनेशन लगा रहे हैं लोगों को, जो एडिशनल रिलीफ मेजर दिया जा रहा है, इसका जो हायर एक्सपेंडिचर है उसको हम एक्सरसाइज ड्यूटी से फिल कर रहे हैं. मतलब एक्सरसाइज ड्यूटी जो आपको सरकार को अलग से इस पेट्रोल एंड डीजल पे, विच इज़ वेरी हाई, आप बाकी नेशंस में देखोगे तो इतना हाई नहीं है, तो उससे जो अलग से पैसे मिल रहे हैं उन पैसों को कोविड-19 की रिलीफ मेजर्स के लिए लगाया जा रहा है. और उसके साथ में स्टेट गवर्नमेंट ने भी डिक्लाइन कर दिया है कि हम जो VAT लगाते हैं, जो वैल्यू एडेड टैक्स लगाते हैं, उसको हम हाल फिलहाल डिक्लाइन नहीं करेंगे. सो हायर एक्साइज ड्यूटी एंड हायर वेट है, दोनों हैं. तो और ये जो हाई फ्यूल प्राइसेस हो रहे हैं ना, it is not just impacting if you have a 2-wheeler or 4-wheeler. It is not only impacting if you are in the transportation. It is impacting even if you are not. ये हर एक सिटीजन को इम्पैक्ट कर रहा है और ये इन्फ्लेशन को राइज कर रहा है. इन्फ्लेशन, RBI is struggling to keep it within the limit, but it is rising and rising. क्यों राइज हो रहा है? देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ट्रांसपोर्टेशन का. जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ.
पास में एक गांव है, मान लो कि इस गांव का नाम है वी, और यहाँ पास में एक अर्बन एरिया है, अर्बन एरिया का नाम है यू। अब यहाँ पे एक सब्जी मंडी लगती है, इस गांव से ये लोग यहाँ से सब्जी लेके यहाँ पे आते हैं, तो ये क्या करेंगे, लेके आएंगे तो किसी तो ट्रॉली के अंदर लेके आएंगे, कुछ तो व्हीकल यूज़ करेंगे, तो उसमें ये पेट्रोल एंड डीजल का प्राइस पे करते हैं। तो जो ये पेट्रोल एंड डीजल का प्राइस पे करते हैं वो हमारी सब्जी के अंदर एडिशन हो जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये उनका टोटल कॉस्ट ऑफ सब्जी है, तो हमको वो सब्जी बिकती है। मान लो कि अगर जब फ्यूल प्राइसेस कम थे तो टमाटर मान लो 20 रुपये किलो मिलते थे, 30 रुपये किलो मिलते थे, बट अभी अगर जब ये इंक्रीज़ हो गया है ये पेट्रोल एंड डीजल का प्राइस, तो क्या होगा कि वो इंक्रीज्ड प्राइस की रेट आपको कहीं ना कहीं सामान में दिखेगी। तो ये अभी 30 की जगह 35 हो जाएगा, 40 रुपये किलो हो जाएगा। तो ये इंक्रीज्ड जो रेट है ये हर कहीं पे हो रहा है। दिस इज हैपनिंग विद ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज कंटिन्यूसली एक्सपेंसिव बनते जा रहे हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अब बढ़ती जा रही है, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती रहने का मतलब है कि जो फाइनल प्राइस ऑन द प्रोडक्ट है वो भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होता रहेगा। सो ऐसे सिनारियो के अंदर एक अल्टरनेटिव ये बचता है कि जो स्टेट रन OMCs हैं वो अपनी प्राइस का थोड़ा कट रिवीजन देख ले कि भाई पॉसिबल है क्या कि हम लोग अगर ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस में डिक्लाइन होता है तो ये एक चीज़ पॉसिबल हो सकती है कि जो स्टेट रन OMCs विच आर द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज वो अपनी रेट को रिवाइज कर सकती हैं। तो इन शॉर्ट हम लोग 4 रीज़न बता सकते हैं कि 4 रीज़न की वजह से जो फ्यूल प्राइसेस हैं वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं। पहला है क्रूड ऑयल फ्राइट एंड प्रोसेसिंग चार्जेस टू द डीलर। जिस डीलर के पास ये पेट्रोल बिकने के लिए आता है उसके पास क्रूड ऑयल का क्या भाव था, उसका ट्रांसपोर्टेशन फ्राइट का कितना लगा, प्रोसेसिंग चार्जेस कितने लगे। एक तो ये सारी प्रोसेसिंग, क्योंकि क्रूड ऑयल ग्लोबल मार्केट है, क्रूड ऑयल हम ग्लोबल मार्केट से ले रहे हैं, तो ग्लोबल ऑयल मार्केट अगर राइस पे है तो ये इंक्रीज़ होगा। गवर्नमेंट के द्वारा एक्साइज ड्यूटी, अभी हम बात करेंगे आगे, जो कंटिन्यूसली इंक्रीज है। डीलर स्टेशन पे जो डीलर कमीशन लेता है वो हाई है। अच्छा, इसको अगर ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है, ओके, ज़्यादा इंक्रीज एक्साइज ड्यूटी, वेट और क्रूड ऑयल की प्राइजेस ये हुई है। और चौथा हमारा फैक्टर बनता है वैल्यू एडेड टैक्सेस। नाउ देखो, एक चीज़ समझो कि इंडिया के अंदर जो मैंने आपको बताया कि जो क्रूड ऑयल आता है वो 82% हम इंपोर्ट करते हैं, तो हमारा क्रूड ऑयल का जितना भी प्राइस है वो सारा का सारा ग्लोबल मार्केट से लेंगे, क्योंकि हमारे खुद की तो ऑयल रिफाइनरीज हैं हमारी, ठीक है, हम इसको एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं। रिफाइनरीज क्यों होनी चाहिए, क्योंकि ये जो क्रूड ऑयल आता है ये बहुत ही काला सा, चिपचिपा सा, गाढ़ा सा एक मटेरियल होता है जिसको आप यूज़ नहीं कर सकते, आपको उसको रिफाइन करना पड़ता है, इसीलिए उनको पेट्रोलियम रिफाइनरीज बोलते हैं। रिफाइन कैसे करते हो आप, इस जो डार्क स्टिकी लिक्विड है, जो काला गाढ़ा चिपचिपा सा एक लिक्विड है, इसको ना बॉईल करते हैं। जो बॉईल करते हैं तो डिफरेंट लिक्विड एंड गैसेस डिफरेंट डिसल्टेशन की प्रोसेस से उनको सेपरेट कर लिया जाता है, फिर उसी को हम पेट्रोल एंड डीजल के रूप में यूज़ करते हैं। तो ये एक सिंपल प्रोसेसिंग होता है। Now what is happening? Now the question is, can the government reduce it in the future? So ICRA, which is Investment Information and Credit Rating Agency है, इन्होंने बोला देखो सरकार के पास जगह तो है कि वो लेवीज जो हैं वो रिटेल प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल है उस पर कम कर सकती है। डेफिनेटली सरकार के पास जगह है, क्योंकि अगर ये डीजल एंड पेट्रोल प्राइसेस कम होते हैं, अगर फ्यूल प्राइसेस लो होते हैं, तो इन्फ्लेशन लेवल जो है वो भी कम हो जाएगा, जिसको इन कंट्रोल रखने के लिए RBI कंटिन्यूसली फाइट कर रहा है। इट हैज़ गॉन बियॉन्ड 6। तो क्या बोला इन्होंने कि कैसे करेंगे, तो इन्होंने बोला कि देखो कोविड के रिस्ट्रिक्शंस जैसे जैसे हटेंगे वैसे वैसे जनता जो है वो थोड़ा मूवमेंट करना स्टार्ट होगी, इकोनॉमी फिर से रन करना स्टार्ट होगी, इकोनॉमी रिकवर करना स्टार्ट होगी। तो उसमें क्या होगा कि पेट्रोल एंड डीजल का जो कंजप्शन है वो इंक्रीज़ होगा। तो इन्होंने बोला कि अगर 2020-21 में नेशनल लॉकडाउन की वजह से अगर वो कंजप्शन 10% था, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो कंजप्शन बढ़ के 14% हो जाएगा। धीरे धीरे हम नॉर्मलाइज सिचुएशन में आ जाएंगे। तो ये जो 4% का इंक्रीज़ हुआ है, अभी ध्यान से सुनना, कि ये जो इकोनॉमी के रन होने से, जो लॉकडाउन, जो नॉर्म्स ईज होने की वजह से जो वापस जनता बाहर निकली, जो मोबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन हुआ है, उसमें जो एक्स्ट्रा टैक्स मिल रहा है ना उसको काट दो। ठीक है, देखो समझो, फिर से समझो। इन्होंने बोला है कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 के अंदर ये जो एग्रीगेट रेवेन्यू आ रहा है, ठीक है, जो एक्साइज ड्यूटी इंक्रीज होने से जो रेवेन्यू आ रहा है वो आपका टोटल 13% होगा। ठीक है, 13% फ्रॉम द प्रीवियस ईयर होगा। तो इन्होंने बोला कि अभी जब इकोनॉमी रन करना स्टार्ट हो जाएगी और जो 14% इंक्रीज हो जाएगा, तो वो आपका पिछले साल से 40,000 करोड़ ज़्यादा होगा।
मतलब जब लॉकडाउन, समझे आप मेरी बात को, जब लॉकडाउन ईज हो गया है, पेट्रोल इन उसकी खपत ज़्यादा होना स्टार्ट हो गई है, लोगों ने ज़्यादा यूज़ करा है, का मतलब है कि सरकार के पास ज़्यादा ड्यूटी जा रही है, विच मीन्स लगभग 13% पिछले साल से 13% ज़्यादा एक्सरसाइज ड्यूटी या ज़्यादा रेवेन्यू उन्होंने कलेक्ट करा है। तो ये ICRA बोल रहा है कि ये जो 13% है, या जो आप 40,000 करोड़ पिछले साल के एडिशनल में, या फिर 3.6 लाख करोड़ इस साल में, इतना एडिशनल जो आपको मिल रहा है ना, इसको जाने दो। आपको जो पिछले फाइनेंशियल ईयर तक मिल रहा था आप उतना ही रखो, जो एडिशनल आपको मिलता है उसको आप जाने दो। उसकी वजह से अगर आप उसको जाने देते हो तो पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस लगभग 4.5 रुपये पर लीटर के हिसाब से कम हो जाएंगे। तो बात इनकी बहुत सही है कि आपके पास ऑलरेडी जो जितना आपको चाहिए उतना मिल रहा है, तो जो एडिशनल आ रहा है ना उसको आप ईज कर दो, ताकि इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो जाएगा, लोगों को भी थोड़ी राहत मिलेगी। तो बाई जून जो टैक्सेस अकाउंट हो रहे थे, लगभग 58% ऑफ द प्राइसेस ऑफ द पेट्रोल के हम लोग टैक्सेस दे रहे थे। अब मई 2014 और जून 2021 के बीच में अगर देखोगे तो जो रिटेल प्राइसेस ऑफ टैक्सेस है, टैक्सेस ऑन द रिटेल प्राइसेस ऑफ पेट्रोल है, वो 216% इंक्रीज हो गए हैं। आई एम नॉट सेइंग 216% हो गए हैं, आई एम सेइंग 216% की रेट से इंक्रीज हो गए हैं। जबकि जो बेस प्राइस ऑफ फ्यूल है कि इतने में, तो ये तो बेस प्राइस है, ये तो डिक्लाइन होकर 24% आया है। तो अगर आपने 1 जून 2021 को 94, ऐसे मान लो 94.5 रुपये या 94 रुपये पर लीटर भी अगर आपने पेट्रोल खरीदा है न्यू दिल्ली के अंदर, तो इसमें से लगभग 33 रुपये तो आपने सरकार को टैक्स के दिए हैं। ठीक है, तो दिस इज व्हाट द ICRA इज सेइंग कि ये जो आप एडिशनल टैक्सेस जो एडिशनल मोबिलिटी से जनरेट कर रहे हो ना, इसको फोरगो कर दो, इसको जाने दो। एंड कंपेयर टू दैट मई 2014 में प्राइजेस थे 71 रुपये, जिसमें सेंट्रल टैक्स का पोर्शन होता था 10 रुपये। अब प्राइजेस है 100 रुपये और टैक्स हम दे रहे हैं 94, अगर मानो 94 है तो टैक्सेस हम दे रहे हैं 33 रुपये। where is the calculation? The only calculation is कि जो टैक्सेस प्राइस है वो राइज हो गया है। तो ICRA ने बोला है कि देखो यार, करंट फ्यूल प्राइसेस जो हैं वो डेफिनेटली सरकार के द्वारा जो हाई सेसेस इम्पोज करी गई हैं, जो एक्सरसाइज ड्यूटी इम्पोज करी गई हैं, इसको बता रही है। और इसके साथ ही में जो इंक्रीज इन एडिशनल वेट भी करा गया है, जो पिछले टाइम से 3/4 टाइम इंक्रीज कर दिया गया है, तो ये दोनों चीज़ों को ये इंक्रीज बता रहा है। आप देख लो 2021 और 2019 के बीच में प्राइस देखो, 75 रुपये था पेट्रोल और डीजल, हाँ पेट्रोल 2019 में 75 रुपये था, जून 2021 में 98 हो गया। इट हैज़ नाउ क्रॉस्ड 100 ऑल्सो। डीजल आप देखो 68 था और आज ये 90 हो गया। डीजल हैज़ ऑल्सो ऑलमोस्ट बिकम इक्वल टू वेरी मच टू द पेट्रोल ओनली। सो यही बोल रहे हैं कि इस ड्यूरेशन के अंदर ये कंटिन्यूसली जो राइज ऑफ वेट टैक्स या फिर जो एक्सरसाइज ड्यूटी आप कर रहे हो ना, इसको थोड़ा कंट्रोल करो। तो फिर पूछा गया कि अच्छा, अगर रिडक्शन कर दिया सेसेस में तो गवर्नमेंट की एबिलिटी कैसे इफेक्ट होगी, तो क्या गवर्नमेंट इसको टैकल कर पाएगी? तो देखो बात यह है कि ICR के हिसाब से सरकार को 20,000 रुपये करोड़ चाहिए, और वो भी किस लिए? स्पेशल ऑयल बॉन्ड के लिए। पहले तो स्पेशल ऑयल बॉन्ड का क्या लॉजिक है उसको समझो। सो क्या हुआ कि अभी देखो, अभी जो ऑयल प्राइसेस है वो OMCs जो है वो रेगुलेट करती है। उससे पहले जब OMCs रेगुलेट नहीं करती थी तो सरकार डिसाइड करती थी कि ऑयल के प्राइसेस क्या होंगे। तो उसमें OMCs को ना बहुत नुकसान हो जाता था, उन पे एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन बन जाता था, क्योंकि वो इंटरनेशनल मार्केट से कम प्राइस पे जो है बेचती थी। तो ऐसे के अंदर इस रिकवरी प्रोसेस के अंदर क्या करा कि एक ऑयल बॉन्ड इशू करे गए इन OMCs को। इनको बोला कि ठीक है भाई, हम तुमको OMCs को ऑयल बॉन्ड इशू करते हैं, तुम अपने फाइनेंशियल बर्डन से बाहर निकलो। ये लगभग 15 से 20 साल के टेन्यूर के ऑयल बॉन्ड है और सरकार इनको इंटरेस्ट देती है हर साल। तो मैं आपको बताती हूँ क्या पूरा लॉजिक है। तो ये इंटरेस्ट देती है, इनके इंटरेस्ट के लिए हर साल बजट में फ्यूल सब्सिडी निकलती है। 2005 से 2010 में UPA गवर्नमेंट ने जब ऑयल बॉन्ड को रिलीज़ करा था, इशू करा था, तो 1.3 लाख करोड़ कंपनसेट करे थे इन ऑयल बॉन्ड के थ्रू जो OMC कंपनीज को लॉस हो रहा था। तो OMCs को फिर से सिंपल भाषा में समझाऊँ ऑयल बॉन्ड क्या है। OMCs क्या करी थी, पहले इंटरनेशनल प्राइस से नीचे की तरफ ये ऑयल को सेल कर रही थी, तो ये उनको बहुत नुकसान हो रहा था, बहुत घाटे में हो रहा था। तो इनको घाटे से निकालने के लिए सरकार ने ऑयल बॉन्ड इशू करे लगभग 1.4 लाख करोड़ के और लगभग 10 से 15 साल की टेन्योर के। तो अभी क्या हो रहा है कि सरकार इस ऑयल बॉन्ड पे इंटरेस्ट देती है हर साल, ठीक है, इनको इंटरेस्ट पे करना होता है। और उसके बाद में तो खैर ये डीरेगुलेट कर दिया गया, बट ये थोड़ी पुरानी बात है। तो अभी की जो सरकार है वो UPA सरकार पे ब्लेम कर रही है कि आपने जो ऑयल बॉन्ड इशू करे थे उनका जो इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, जिनके लिए हर साल हमको यूनियन बजट में फ्यूल सब्सिडी एलोकेट करते हैं अंडर रिकवरी में, तो वो
उनकी वजह से जो फ्यूल प्राइजेस है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो अभी क्या बोल रहे हैं कि हमको हर साल 20,000 करोड़ करंट फाइनेंशियल ईयर में हमको उसका इंटरेस्ट और उसका प्रिंसिपल पे करना है OMCs को, ठीक है। तो ऐसे के अंदर इफ़ द डेट सर्विसिंग ऑब्लिगेशन ऑफ द ऑफसेट थ्रू द एडिशनल रेवेन्यूज़ अगर वो फ्यूल से कलेक्ट होता है तो ये है कि मतलब जनरली शायद जो फ्यूल प्राइसेस है वो 2 रुपये पर लीटर के हिसाब से कम हो जाएंगे। नाउ गवर्नमेंट को करना क्या है कि देखो हम लोग ना 10,000 करोड़ रुपए के आसपास का एक सर्विस इंटरेस्ट जो है वो देते हैं, 2020-21 के अंदर भी देना होगा। टोटल आउटस्टैंडिंग मतलब टोटल अमाउंट 1.30 लाख करोड़ है, जिसके ऊपर 10,000 करोड़ का प्रिंसिपल और उसका बराबर और इक्वल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो है इस साल भी पे करना है। तो सरकार को उतने पैसे तो चाहिए, क्योंकि ये जो ऑयल बॉन्ड है ये इंटरेस्ट वेरिंग है, इनकी एक फिक्स कूपन रेट है और ये हाफ ईयरली बेस पे करे जाते हैं और इनका जो इंटरेस्ट है वो 10,000 करोड़ के आसपास आता है। तो दीज थिंग्स आर समथिंग विच गवर्नमेंट विल हैव टू पे। लेकिन फिर वही ICR की बात सही है कि आप क्या करो, आप मत करो, आप जो एडिशनल मोबिलिटी की वजह से जो आपको एक्सरसाइज ड्यूटी एक्स्ट्रा मिल रही है, जो सरकार को वेट एंड एक्सरसाइज ड्यूटी एक्स्ट्रा मिल रही है, उसको फोरगो करने दोगे तो भी 4.5 रुपये पर लीटर के हिसाब से पेट्रोल एंड डीजल का भाव कम हो रहा है। सो वाई डोंट यू डू दिस? सो लेट्स जस्ट सी कि हाल फिलहाल तो इस डायरेक्शन के अंदर कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया है। सो वी डोंट नो कि how it is going to go, but if there is any update I'm definitely going to update you. I'll keep an eye on that. But this is it. I hope आपको समझ आया होगा कि ऑयल प्राइसेस क्यों राइज हो रहे हैं, क्या पीछे का फंडा क्या है, सरकार क्या कर सकती है, ऑयल बॉन्ड्स क्या है, कंप्लीट पिक्चर आई होप आपको समझ आया होगा। वेल दिस इज़ इट। मेरा नाम संतोष है। अगर आप उनसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टा या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा पे जुड़ सकते हैं। इस वीडियो का PDF भी टेलीग्राम पे डाल दूंगी, आप यहाँ से ले सकते हैं, और एल्स जस्ट ड्रॉप मी अ टेक्स्ट ऑल्सो, आई जस्ट सेंड इट टू यू। सो दिस इज़ इट। अपना ध्यान रखिए एंड स्टे सेफ, स्टे हाइड्रेटेड। जय हिंद।